हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। आज की वीडियो में इस एक्सरसाइज 2 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है या आपको नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उसमें मैंने लिंक शेयर कर दिया है। तो स्टैंडर्ड 8 का ये लास्ट वीडियो होगा बिकॉज पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट किया है एंड 9th स्टैंडर्ड का भी मैंने पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आप वो वीडियोस को देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे 9th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का पूरा पोर्शन आपको मिल जाएगा। आई नो आप सबके एग्जाम्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, बिकॉज मैं कंटिन्यूअसली आपको अपडेट्स देती रहूंगी और न्यू वीडियो शेयर करती रहूंगी। 9th का पोर्शन तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं इस साल 10th के वीडियोस भी स्टार्ट करने वाली हूँ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन विलेजेस A, B, C एंड D। देखो यहाँ पे क्या है, हमें 4 विलेजेस दिए हुए हैं, विलेज A, विलेज B, विलेज C एंड विलेज D। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ फीमेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, यह है नंबर ऑफ मेल्स। चलो देखते हैं सबसे पहला कॉलम। देखो जो सबसे पहला कॉलम है ये किसका है, विलेज A का है। तो विलेज A में नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स कितनी है, 150 एंड नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितने हैं, 225। ऐसे ही हमें डेटा दिया हुआ है विलेज B के लिए, विलेज C के लिए और विलेज D के लिए। हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट में हमें दिया हुआ है शो द इंफॉर्मेशन बाय अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो हमें क्या करना है, इस डेटा को यूज करना है एंड सब डिवाइडेड बार ग्राफ ये हमें इसे ड्रॉ करना है। एंड सेकेंड हमें क्या करना है, शो द इंफॉर्मेशन बाय अ परसेंटेज बार डायग्राम। इसका मतलब इसी डेटा को हमें यूज करना है एंड हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा बिकॉज हमें क्या करना है, परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम इसका सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे हमने ये टेबल बना लिया है। टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें टोटल भी चाहिए। मतलब सब डिवाइडेड में क्या होता है, एक ही बार होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे फीमेल और मेल है तो मेल और फीमेल को हम डिवाइड करेंगे, बट हमें टोटल कितना बड़ा बार बनाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनका टोटल चाहिए। तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका एडिशन। 150 एंड 225 इसे हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 375। ये दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 400। इसे हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 300 एंड ये दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 250। सो हमारा टेबल रेडी है। अब इसकी हेल्प से हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ये ग्राफ ड्रॉ करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये यहाँ पे क्या होती है, एक्स एक्सिस, एंड ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। और यहाँ पे हमने स्केल भी लिख लिया है ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम क्या लेने वाले हैं, 1 सेंटीमीटर 50 वर्कर्स हम लेने वाले हैं। और यहाँ पे जो शेडेड पार्ट होगा उससे हम नंबर ऑफ फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे और जो ब्लैंक होगा उससे हम नंबर ऑफ मेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने 1 सेंटीमीटर 50 वर्कर्स लिया है बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा में हम 10 तो नहीं ले सकते हैं और 100 भी लेंगे तो काफी छोटा सा ग्राफ बनेगा, तो हमने यहाँ पे 50 का डिफरेंस लिया है। सबसे पहले वाई एक्सिस में हम मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50, 100, ये हो जाएगा 150, 200, 250, 300, ये हो जाएगा 350, 400 और ये हो जाएगा 450। यहाँ पे हम विलेज A को लेंगे, देन उसके बाद अल्टरनेट ले रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने एक छोड़ा था, फिर A लिया, फिर एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे B लेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, C विलेज का बार यहाँ पे बनाएंगे, फिर एक ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे हम D लेंगे। देखो जब भी आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो ना तो यहाँ पे आपको गैप बराबर लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपने जितना लिया है सेकेंड बार के बीच में भी उतना ही गैप रखा करो, तो वो ब्यूटीफुल भी लगता है एंड करेक्ट होता है वो।
सो सबसे पहले हम देखते हैं कि विलेज ए में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 375। तो सबसे पहले हम विलेज ए के लिए बार ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें कितना बड़ा बार ड्रॉ करना होगा, 375। अब हम देखते हैं कि 375 कहाँ पे आएगा। देखो ये है 350, ये है 400, ये दोनों के बीच में क्या आएगा, 375। तो देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी आपको डार्क लाइन दिख रही है, ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 375। सो यहाँ से इधर हम मार्किंग कर लेते हैं, इसके और इसके बीच में यहाँ पे क्या आएगा, 375 आएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे नीचे भी ये बार बना लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 375 का मैंने यहाँ पे बार बना लिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, सारे बार बना लेते हैं, देन उसके बाद उसको सब डिवाइड करेंगे ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विलेज बी के लिए टोटल नंबर कितना है, 400। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 400, 1 सेंटीमीटर का हम गैप ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 400 वाला बार आएगा। सो हमने यहाँ पे 400 को मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पे हम 400 का बार बना लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये 400 का भी बार बना लिया। नाउ अब हम आते हैं विलेज सी में। यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, 300। देखो 300 यहाँ पे हमें इजीली दिख रहा है, 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे और यहाँ पे हम 300 का बार बना लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 300 का बार बना लिया। अब हम आते हैं विलेज डी में। यहाँ पे टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, 250। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 250 यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, 250 वाला बार ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 विलेजेस के लिए हमने यहाँ पे बार बना लिया है। एज हमें क्या करना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल को हम सेपरेट करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ फीमेल को हम शेडेड पार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड नंबर ऑफ मेल्स को ब्लैंक से। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स कितना है, 150। सो देखो 150 कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 150 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हम शेडिंग करेंगे, बिकॉज ये जो 150 है ये नंबर ऑफ फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ऊपर का पार्ट है वो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मेल्स होगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं एंड शेडिंग उसके बाद साथ में करेंगे। देखो विलेज बी में नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 240। देखो यहाँ पे 240 हमें बताना है, ये कितना है, 250 है और ये कितना है, 200 है। हमें कितना बताना है, 240, मतलब इसके पहले आएगा। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 50 का डिफरेंस लिया है, मतलब 50 का डिफरेंस लिया है, मतलब जो 2 लाइन है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 200 के बाद जो 2 लाइन होंगी वो 10 को रिप्रेजेंट करेंगी। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इनके बीच में 10 लाइन्स है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 8th वाली लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 240 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखो ये क्या है, 250 है। 250 के 2 लाइन पहले जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 240 को। एंड विलेज सी में आते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 90। ये है 100। देखो 100 के पहले वाली लाइन 90 है, ऐसा मत सोचना है, बिकॉज यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या लिया है हमने, 2 लाइन का लिया है, मतलब 2 लाइन को हमने 10 कंसीडर किया है। तभी तो देखो यहाँ पे 50 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे 100 होता या 10 होता हम 1 या 10 कंसीडर करते, बट यहाँ पे 2 लाइन इक्वल्स टू 10 है। तो देखो 90 कहाँ पे आएगा, ये 2 लाइन के पहले आएगा यहाँ पे 90। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लाइन के पहले हमने मार्क कर लिया है 90 को। नाउ इसके लास्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं, विलेज डी में। यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 140। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 150 के पहले वाली जो 2 पहले वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, 140। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 140 को भी हमने मार्क कर लिया है। देखो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है वो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे ये जो लाइन के नीचे वाला पार्ट है ना, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम शेड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने शेडिंग कर लिया है। जहाँ पे ये जो शेडेड वाला पार्ट है ये नंबर ऑफ फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो नॉन शेडेड पार्ट है ये नंबर ऑफ मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इसके साथ में हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको एक्स एक्सिस यहाँ पे आपको ओरिजिन बताना होगा, देन उसके बाद आपको वाई एक्सिस, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है स्केल। देखो हमेशा याद रखना ये बोर्ड का पैटर्न है, अगर आप स्केल नहीं लिखेंगे तो आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल जरूर लिखना है, ये कंपलसरी है कि आपने 1 सेंटीमीटर में कितना लिया है। और यहाँ पे सब डिवाइडेड बार ग्राफ में जो शेडेड पार्ट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैंक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट तो कर लिया, शो द इन्फॉर्मेशन बाय सब डिवाइडेड बार ग्राफ। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, शो द इन्फॉर्मेशन बाय अ परसेंटेज बार डायग्राम। तो अब हम इसका परसेंटेज बार डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। हमें यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी एंड विलेज डी ये हमने लिख लिया। नंबर ऑफ फीमेल्स एंड नंबर ऑफ मेल्स ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में भी टोटल किया था, तो वही सेम टोटल को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। देखो हमें क्या करना है, परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो देखो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एंड परसेंटेज ऑफ मेल। हमें क्या करना होता है, जब हम परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें परसेंटेज निकालना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली परसेंटेज निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ फीमेल। आप सबको परसेंट निकालना आता होगा कि जितना नंबर है उसका आउट ऑफ हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 100 में से 50 मार्क्स आए हैं तो आप क्या लिखोगे, 50 आउट ऑफ 100। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फीमेल ये हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं 150। तो यहाँ पे वैल्यू हम लिखेंगे अपॉन, देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं यहाँ पे 375 है। तो ये क्या है, यहाँ पे आउट ऑफ है मतलब टोटल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 375 को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 150 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 375, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस कम दिया है, आप जब कॉलम बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बनाना, इक्वल्स टू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है सॉल्व करने के लिए, सो यहाँ पे मैं रफ वर्क कर लेती हूँ। परसेंट निकाल रहे हैं, सो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 0 और 5 है, इसका मतलब ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 3 जार 15, 5 0 जार 0। ये कितना हो जाएगा, 5 7 जार 35 एंड ये हो जाएगा 5 5 जार 25। देखो 25 का टेबल आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे हम 25 का टेबल यूज कर रहे हैं। 25 3 जार ये कितना हो जाएगा 75 एंड 25 4 जार ये कितना हो जाएगा 100। 3 1 जार 3 और ये कितना हो जाएगा 3 10 जार 30। देखो डिनोमिनेटर में अब कुछ भी नहीं बाकी है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 10 और 4 बाकी हैं और दोनों न्यूमरेटर में है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 4 जार कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब हमें कितना मिला 40%। सो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 40%। देखो आप क्या करना, कॉलम को थोड़ा सा बड़ा बना लेना। मैंने गलती से थोड़ा छोटा बना लिया है, बट आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। चलो सेकंड वाला निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ फीमेल। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, 240 है अपॉन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या है 100 1 जार और ये हो जाएगा 100 4 जार 400। अब ये देखो ये यहाँ पे 4 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। ये हो जाएगा 4 1 जार 4 एंड ये हो जाएगा 4 6 जार 24 एंड 4 0 जार 0। तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया 60%। सो हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे 60%। नाउ अब हम आते हैं इसके थर्ड कॉलम में। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 90। तो ये कितना हो जाएगा 90 आउट ऑफ 300 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप डायरेक्टली 0 से 0, ये 0 से ये 0 ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। 100 1 जार ये कितना हो जाएगा 100 3 जार 300। ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 एंड 3 0 जार 0। इसका मतलब यहाँ हमें कितना मिल गया 30%। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 30%। अब हम आते हैं इसके विलेज डी में। विलेज डी में नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 140। तो ये हो जाएगा 140 आउट ऑफ 250 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 0 से ये 0 को हम कैंसिल करेंगे। 25 1 जार 25 हो जाएगा 25 4 जार 100। देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बाकी है, यहाँ पे है 14 और यहाँ पे है 4। सो 14 4 जार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 56%। सो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला 56%। आप देख सकते हैं कि हमने फीमेल्स के परसेंटेज निकाल लिए हैं। अब हम परसेंटेज ऑफ मेल भी निकाल लेते हैं। देखो नंबर ऑफ मेल्स, अब हम बात कर रहे हैं विलेज ए की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 225। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 225 आउट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 375 एंड इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से।
सो ये हमने लिख लिया है, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसे हम 25 के टेबल से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो 5 का टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। चलो 5 के टेबल से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35 एंड 5 5 ज़ा 25। ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। देखो यहाँ पे इसे 25 के टेबल से डिवाइड करना इजी है। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। देखो यहाँ पे 3 है, ये 45 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, ये कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 इक्वल्स टू 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 ज़ा कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया 60% इक्वल्स टू, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला 60%। अब हम आते हैं विलेज बी में। विलेज बी में नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 160, तो ये हो जाएगा 160 आउट ऑफ 400 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हमने लिख लिया 100 1 ज़ा, ये हो जाएगा 100 4 ज़ा 400, 4 1 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 एंड 4 0 ज़ा 0। तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया 40% इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इसे हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला 40%। अब हम आते हैं विलेज सी में। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 210 आउट ऑफ 300 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 1 ज़ा, ये हो जाएगा 100 3 ज़ा और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 0 ज़ा 0। तो हमें कितना मिल गया यहाँ पे 70%। सो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो हमें परसेंटेज कितना मिला 70%। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 110 है आउट ऑफ कितना है 250 मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पे इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 1 ज़ा 25 एंड ये हो जाएगा 25 4 ज़ा 100। 11 और 4 यहाँ पे बाकी हैं, 11 4 ज़ा कितना हो जाएगा 44। तो हमें कितना मिल गया 44%। सो यहाँ पे हमें परसेंट कितना मिल गया 44%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स का हमने परसेंट निकाल लिया है एंड नंबर ऑफ मेल वर्कर्स का भी परसेंट हमारे पास है। तो अब हम परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम ड्रॉ कर रहे हैं परसेंटेज बार डायग्राम एंड परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे 10। तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये हो जाएगा 100। एंड हमने यहाँ पे स्केल में भी मेंशन कर दिया है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10%। देखो बच्चों, ये हमेशा याद रखना कि जब हम परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो जो बार होते हैं वो 100 के ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं 100 के बार्स ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100% के मैंने यहाँ पे 4 विलेजेस के लिए बार ड्रॉ कर लिए हैं। नाउ अब हम आते हैं टेबल में। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ फीमेल, ये हमें देखना है। तो देखो विलेज ए के लिए ये कितना है 40%, विलेज बी के लिए कितना है 60%। सो देखो विलेज ए के लिए जो फीमेल है उसका परसेंटेज कितना है 40, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 40। एंड हमने देखा था कि विलेज बी के लिए वो कितना था 60, तो यहाँ पे हम ये 60 को भी मार्क कर लेते हैं। एंड विलेज सी के लिए देखो फीमेल का परसेंट कितना है 30 एंड विलेज डी के लिए है 56। सो यहाँ पे हम ये 30 को मार्क कर रहे हैं एंड देखो 56 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे है 50 एंड देखो यहाँ पे क्या है 10-10 का डिफरेंस है, तो 1 लाइन यहाँ पे 1 ही होगी। तो यहाँ पे ये जो 6th नंबर की लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी 56% को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 56, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 40 को मार्क कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्केल में हमने मेंशन किया है कि नंबर ऑफ फीमेल्स परसेंट जो है उसे हम शेडेड पार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड नंबर ऑफ मेल्स को हम यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे। तो यहाँ पे बार में जो नीचे वाला पार्ट है ये नंबर ऑफ फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे ये नीचे जो बॉटम वाले पार्ट्स हैं उन्हें हम शेड कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल के जो परसेंटेज थे उसे हमने यहाँ पे शेडेड वाले पार्ट से रिप्रेजेंट किया है एंड उसके साथ ही हमारा परसेंटेज बार डायग्राम भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने ये स्केल भी लिख लिया है एंड उसके साथ में ये भी आपको मेंशन करना है कि यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है ये विलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड यहाँ पे देख सकते हो ये जो वाई एक्सिस है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स को। तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना कंपलसरी है। सो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट ग्राफ। यहाँ पे ये हो जाएगा विलेज, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स और ये हो जाएगा परसेंटेज बार डायग्राम एंड उसके साथ में ये हो जाएगा स्केल और ये हो जाएगा इसका टेबल एंड कैलकुलेशन। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हमने किया है ये कंपलसरी नहीं है, टेबल में जिस तरीके से हमने लिखा है कि आपको लिखना है और टेबल ड्रॉ करना है। ये लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पे आप विलेज और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स लिख लेना। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो देखो यहाँ पे हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं और इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हम स्टार्ट करते हैं इसके सब क्वेश्चन 1 से। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देयरफॉर देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ये क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। 17x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 17x प्लस 17 4 जार कितना हो जाएगा 68 प्लस 8x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8 6 जार कितना होगा 48। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 48 इक्वल्स टू 11x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 5 जार कितना हो जाएगा 55 प्लस ये हो जाएगा 15x प्लस 15 3 जार ये कितना हो जाएगा 45। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी x वाले टर्म है उन्हें साथ में लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे 17x है प्लस 8x है, x वालों को साथ में लिख लेते हैं, ये दोनों में x है इसे हमने साथ में लिख लिया, प्लस 68 प्लस 48 ये दोनों को साथ में लिख लेंगे। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 11x, सॉरी यहाँ पे मैं ये x लिखना भूल गई, ये यहाँ पे है 15x, तो ये कितना हो जाएगा 11x प्लस 15x ये दोनों को हम साथ में लिख लेंगे, प्लस 55 प्लस 45 को हम साथ में लिख लेंगे। देखो यहाँ पे ये लाइक टर्म्स हैं, देखो ये क्या है 17x है, ये यहाँ पे 8x है, सो 17 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 25। तो ये दोनों को ऐड किया तो हमें कितना मिलेगा 25x प्लस 68 और 48 को आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 116 इक्वल्स टू 11 प्लस 15 26x प्लस 55 प्लस 45 100। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, यहाँ के और यहाँ के ये दोनों साइड के जो x हैं उन्हें हम साथ में लिख लेते हैं, बिकॉज उसको साथ में सॉल्व करेंगे। ये कितना है 25x ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे 26x है, इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में लाएंगे। जब भी हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये प्लस था इस तरफ आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 26x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 100 ऑलरेडी है, ये यहाँ पे प्लस में है, ये राइट साइड में जा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 116। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे x वालों को और नंबर्स को हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर 25 में से 26 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, और x के टर्म्स है तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1x इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम है, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को जब माइनस करते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं। 100 में से 116 को माइनस किया तो हमें कितना मिला 16। देयरफॉर देखो यहाँ पे ये क्या है 1x है, 1x का मतलब क्या होता है x ही होता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में माइनस साइन है तो दोनों माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 1x का मतलब x ही होता है इक्वल्स टू 16। सो हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और हमें आंसर कितना मिला x इक्वल्स टू 16, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड इक्वेशन। देखो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देयरफॉर देखो यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि इनके डिनोमिनेटर सिमिलर हो जाएंगे, मतलब यहाँ भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं न्यूमरेटर का। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे,
3y अपॉन 2। यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा, प्लस ये वाले पार्ट को एज इट इज लिख लेंगे y प्लस 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू, देखो 5 है, अकेला है, इसे हम 5 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं बिकॉज इससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 5 ओनली। यहाँ पे हम लगाते हैं माइनस साइन, y माइनस 2 अपॉन 4। देयरफॉर ये दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 6y अपॉन 2 से कितना हो जाएगा 4, प्लस ये पार्ट एज इट इज रहेगा y प्लस 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे माइनस है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जार कितना हो जाएगा 20, और देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो अब हम क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, y माइनस 2 को। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इसे हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं अपॉन, देखो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें 4 ही मिलने वाला है। देयरफॉर ये वाले पार्ट को हम एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, 6y अपॉन 4 प्लस y प्लस 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 20। देखो ये -1 है, इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1/, माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 जार कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो हम क्या करेंगे दोनों साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा ये हो जाएगा और यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी डिनोमिनेटर के 4 हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड्स में 4 मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 6y अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस y प्लस 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 20 माइनस 1y प्लस 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4। देखो यहाँ पे हर पार्ट में हमें क्या करना होता है 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम देख सकते हैं कि ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी बचे हुए पार्ट है वो लिख लेंगे। देखो यहाँ पे क्या रिमेन है 6y प्लस यहाँ पे क्या बाकी है y प्लस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो बाकी है वो हम लिख लेते हैं 20 माइनस 1y प्लस 2। अब हम क्या करेंगे y वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको साथ में लिख लेंगे। देखो ये क्या है 6y है प्लस ये यहाँ पे y है और यहाँ पे देखो y है, तो जितने भी y वाले हैं उनको हम साथ में लिख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे माइनस था, इस तरफ आएगा तो ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1y इक्वल्स टू 20। देखो प्लस 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, प्लस 4 को हम राइट साइड में भेजेंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4। इस स्टेप में हमने क्या किया है, जितने भी y थे उनको सबको साथ में लिख लिया और सारे नंबर्स को साथ में लिख लिया है। इससे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 6 देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1y तो वो है, तो ये हो जाएगा 6 7 8, तो ये कितना हो जाएगा 8y इक्वल्स टू, देखो 20 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 22 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 18। आगे के स्टेप्स हम यहीं पे लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो आपको ये ऊपर के स्टेप्स दिखाई नहीं देंगे। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 18, ये इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में था, राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पे ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 का टेबल हम यूज करेंगे, 2 4 जार 8 और ये हो जाएगा 2 9 जार 18। देयरफॉर हमें आंसर मिल गया है y इक्वल्स टू, हमें कितना मिल गया 9/4 और ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आप ब्रैकेट में मेंशन कर देना दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। हमने क्या किया था, बोथ साइड में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करना होगा दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4।
अब हम आते हैं इसके लास्ट इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दिया हुआ है, ये काफी इजी है। देखो जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 5 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस साइन लगा के 5 को हमें 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 1 जार ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 2 जार कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10x इक्वल्स टू, सेम यहाँ पे भी सेम स्टेप करना है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x। देयरफॉर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x के टर्म्स को साथ में लिखेंगे और नंबर्स को साथ में लिखेंगे। हम क्या करेंगे 5 को इस तरफ भेजते हैं और x वाले टर्म्स को इस तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है माइनस 10x है, और यहाँ पे ये जो x का टर्म है 9x, इसको भी इस तरफ ले आते हैं। जब ये राइट से लेफ्ट साइड में आएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 9x इक्वल्स टू 9 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये देखो यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा -5। देयरफॉर देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, सो 10 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1x, और यहाँ पे साइन रहेगा बिगर नंबर का, इक्वल्स टू 9 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4। देयरफॉर हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 1x का मतलब x ही होता है, एक्चुअली में ये क्या है x की वैल्यू है, और अगर x नेगेटिव है इसका मतलब ये नंबर जो आंसर है वो भी नेगेटिव है, तो x इक्वल्स टू -4 हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कंप्लीट द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेप्स। तो देखो यहाँ पे हमें 5 स्टेप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे, देन उसके बाद स्टेप 2 करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या दिया हुआ है। सबसे पहले स्टेप पे हमें दिया हुआ है ड्रॉ रोम्बस ABCD, ड्रॉ डायगोनल AC। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रोम्बस ड्रॉ करना है, जिसे हमें लेबल करना है ABCD, एंड उसका हमें एक डायगोनल बनाना है AC। देखो आप सबने रोम्बस का स्ट्रक्चर देखा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपने देखा है कि रोम्बस जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 45 में रोम्बस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो कॉन्ग्रुएंट साइन है, देखो यहाँ पे भी 2 2 2 2 छोटे छोटे कट दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये क्या है कि ये सारे कॉन्ग्रुएंट साइड हैं। कॉन्ग्रुएंट साइड का मतलब क्या होता है कि ये सारे साइड्स इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप फॉलो करते हैं, रोम्बस को हम ड्रॉ कर लेते हैं एंड उसका हम डायगोनल भी बना लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे रोम्बस ड्रॉ कर लिया है और इसके जितने भी साइड्स हैं ये सब आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे मैंने हर साइड को 4 सेंटीमीटर का लिया है। इसको हम लेबल कर लेते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं ABCD। ये हमने यहाँ पे रोम्बस ड्रॉ कर लिया है। रोम्बस में आपको याद रखना है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। मैंने यहाँ पे ये वाला साइड कितना लिया है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये सब मैंने 4 सेंटीमीटर लिए हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ड्रॉ डायगोनल AC। ये हमें यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डायगोनल AC भी ड्रॉ कर लिया है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, शो द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इन द फिगर बाय आइडेंटिकल मार्क्स। हमें क्या करना है, जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं, इसका मतलब जो कॉन्ग्रुएंट साइड है ना, उन्हें हमें आइडेंटिकल मार्क्स से शो करना है। तो सेकेंड वाला स्टेप भी हम इस फिगर में कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं उन्हें आइडेंटिकल मार्क्स से शो करना है। देखो ये यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है, मतलब कॉन्ग्रुएंट साइड है, तो इसे हम आइडेंटिकल मार्क्स से शो करते हैं। तो यहाँ पे आप सिंगल लाइन भी ले सकते हैं, यहाँ पे डबल लाइन से भी इसे शो कर सकते हैं। तो ये और ये हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप कर लिया, जिसमें हमने क्या किया, इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को आइडेंटिकल मार्क्स से शो कर लिया। नाउ थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेट बाय विच टेस्ट एंड इन विच कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड हमें क्या करना है, हमें टेस्ट बताना है कि कौन से करेस्पॉन्डेंस से ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ADC एंड ट्रायंगल ABC, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है और इनका कॉरेस्पॉन्डेंस हमें बताना है।
देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें कि ये रोम्बस है, रोम्बस है इसका मतलब इसके साइड्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पे आप इमेजिन करो कि डी को पकड़ के अगर हमने बी के ऊपर लाया, मतलब इसे ऐसे फोल्ड कर दिया, देखो जो एडी है और ए बी है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट साइड हो जाएंगे। और देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे है मिडल में, ये इस तरफ आया, इसका मतलब जो डीसी है और बीसी है ये दोनों साइड भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यहाँ पे ये वाला जो साइड है ये भी क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे कॉमन साइड है। कॉमन साइड क्यों है, बिकॉज ये जो साइड है वो ट्रायंगल एडीसी इसका भी पार्ट है और ट्रायंगल एबीसी इसका भी पार्ट है। इसका मतलब साइड साइड साइड, एस टेस्ट के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। थर्ड वाला सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल एडीसी में। तो ट्रायंगल एडीसी में जो साइड एडी है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है साइड एबी के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। और इसका रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, साइड्स ऑफ अ रोम्बस। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ये रोम्बस के साइड्स हैं। ये हो गया। अब हम आते हैं ये दोनों साइड में। तो सबसे पहले हम एडीसी को देख रहे हैं क्योंकि ऐसे ही हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइड डीसी। देखो ये वाला जो साइड है ये है साइड डीसी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड बीसी के। ये है साइड बीसी, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा और रीजन यहाँ पे सेम होगा, ये जो हमने लिखा है। सो सेम रीजन हमने लिख लिया। थर्ड हमने देखा था कि साइड एसी, तो ये हम लिख लेते हैं कि जो साइड एसी है ये कॉन्ग्रुएंट है साइड एसी के। और इसका रीजन क्या होगा कि ये क्या है, कॉमन साइड है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे 3 साइड्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाई एस टेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है गिव रीजन टू शो। यहाँ पे गिव की स्पेलिंग रॉन्ग है, गिव रीजन टू शो। देखो यहाँ पे हमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल DCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA एंड एंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। हमें यहाँ पे रीजन लिखना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं। देखो पहला एंगल हमें ये वाला दिया हुआ है, ये एंगल कौन सा है, DCA। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल कौन सा है, BCA। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका रीजन लिखना है। एंड सेकेंड एंगल हमें ये वाला दिया हुआ है, DAC। एंड ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है, BAC। तो ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका रीजन हमें लिखना है। इसका रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज जस्ट नाउ हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो हम यहाँ पे फोर्थ का आंसर लिख लेते हैं, दैट एंगल DCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA। और इसका रीजन क्या हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो ये हमने लिख लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, CACT। बट आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आप 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे तब आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, दैट्स वाई ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंड उसके साथ में एक एंगल हमें और गिवन है, कौन सा, एंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। ये दोनों भी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका रीजन भी सेम होगा, बिकॉज दे बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेम रीजन यहाँ पे हम कॉपी करने वाले हैं। सो ये हमने सेम यहाँ पे कॉपी कर लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, स्टेट विच प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस इज रिवील्ड फ्रॉम द अबव स्टेप्स। तो यहाँ पे हमने जो स्टेप्स किए हैं उससे हमें रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है।
देखो यहाँ पे हमने जितने भी स्टेप्स फॉलो किए उससे हमें रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है। ये डायगोनल्स क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। हमने देखा था ना कि अगर यहाँ पे एक डायगोनल हमने बनाया तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, बिकॉज ये दोनों यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इक्वल। ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब डायगोनल इनको बाइसेक्ट करे। इसका मतलब हमें कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे पता चलती है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स। एंड ये हो जाएगा फिफ्थ का आंसर। फ्रॉम द अबव स्टेप्स प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस रिवील्ड एज डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है द शेप ऑफ अ फार्म इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक फार्म की बात कर रहे हैं जिसका शेप कैसा है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइड्स है। मेजरमेंट्स टेकन ऑफ द फार्म बाय नेमिंग इट्स कॉर्नर एज, देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो फार्म है उसका मेजरमेंट लिया है एंड उसके कॉर्नर को हमने क्या नाम दिया है, PQRS इन ऑर्डर आर एज फॉलोज। देखो यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है PQ, QR, RS, PS एंड PR, इसकी लेंथ हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम फार्म ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल के शेप में एंड उसके बाद ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये हमें नहीं दिया है, एक रैंडम फिगर है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके ये सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे हमने एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल फिगर बना लिया है, इसे आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बस यहाँ 4 साइड्स होने चाहिए। चलो इसे हम लेबल कर लेते हैं PQRS। जो वैल्यूज हमें दिए हुए हैं वो हम पुट कर लेते हैं। PQ ये हमें कितना दिया हुआ है, 170 मीटर। QR ये हमें गिवन है 250 मीटर। RS ये हमें दिया हुआ है 100 मीटर। PS इसकी वैल्यू हमें गिवन है 240 मीटर एंड उसके साथ PR भी हमें दिया हुआ है। सो हमने यहाँ पे ये PR भी ड्रॉ कर लिया और इसकी वैल्यू कितनी है, 260। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 260 मीटर। हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल कौन सा है, PQR, और ये वाला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, PSR। अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमें इस फार्म का एरिया भी पता चल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 15 में सॉल्व किए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देना चाहती हूँ। पेज नंबर 100 में आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल के 3 साइड्स हमें गिवन है तो इस तरीके से पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, देन उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में तो एक ही ट्रायंगल है, बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है तो दोनों ट्रायंगल्स को इसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे, देन उसके बाद ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट 15.4 में हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप चाहें तो रिवीजन के लिए ये प्रैक्टिस सेट फिर से देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 लेंगे। पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे एंड देन उसके बाद ये ट्रायंगल लेंगे। देखो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द फील्ड। ये पूरा फील्ड है जो क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, इसका एरिया हमें निकालना है किसमें, हेक्टर में। हेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले तो हम एरिया नॉर्मली जैसे फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द फील्ड में हम क्या करेंगे, एरिया सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल PQR का। तो ये हम लिख लेते हैं ट्रायंगल PQR का, प्लस उसके बाद हम एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल PSR का। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एरिया निकालने वाले। पहले हम फाइंड करेंगे ट्रायंगल PQR का एरिया। तो यहाँ पे हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अगर आप वो भूल गए हैं तो एक बार प्रैक्टिस सेट 15.4 को रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं। तो चलो 1 बाय 1 हम ट्रायंगल लेने वाले हैं। पहला ट्रायंगल हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं। सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, उसके लिए हम A, B एंड C लेते हैं। तो A इक्वल्स टू ये हम ले रहे हैं PQ, तो ये हम ले लेते हैं 170 मीटर।
b इक्वल्स टू, ये हम लेंगे, ये कितना है 250 मीटर, एंड c इक्वल्स टू ये वाला पार्ट लेंगे, तो ये कितना है 260 मीटर। देयरफॉर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, सेमी पेरीमीटर मतलब S हम निकालने वाले हैं, तो S हम फाइंड करते हैं E इक्वल्स टू, सेमी पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2 A प्लस B प्लस C। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, E इक्वल्स टू 1/2, A यहाँ पे क्या है 170 प्लस B कितना है 250 प्लस C कितना है 260, ये हमने लिख लिया। E इक्वल्स टू 1/2, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, देन उसके बाद ये तीनों नंबर्स को हम एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 680। नाउ देखो यहाँ पे ये क्या है, न्यूमरेटर का पार्ट है, ये डिनोमिनेटर का है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 2 zeros are 0। Therefore सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 340। नाउ सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया निकालेंगे ट्रायंगल PQR का, तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। आप सबने ये फॉर्मूला कई बार यूज किया है, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 15 में हमने ये यूज किया है। इसका फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, E इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम ये रूट बना लेंगे, S की वैल्यू हमें कितनी मिली है 340, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 340 इन ब्रैकेट, S के प्लेस में हम लिखेंगे 340 माइनस A हमने कंसीडर किया था 170 को, देन अगेन ब्रैकेट S के प्लेस में हम लिखेंगे 340 माइनस B के प्लेस में हम लिखेंगे 250, ब्रैकेट क्लोज, S के प्लेस में आएगा 340 माइनस C हमने कंसीडर किया था 260 को, इक्वल्स टू अगेन ये बड़ा वाला रूट हम बनाएंगे, 340 को हम एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ना देखो यहाँ पे 340 है माइनस 170 है, तो हमें कितना मिलेगा 170, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 170 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा मल्टीप्लाई बाय, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 80 इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स निकालेंगे क्यों, बिकॉज हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। बिकॉज क्या होगा ना, जब पेयर बनेगा, दो नंबर साथ में होंगे तो उसमें से एक को हम बाहर निकाल सकते हैं। देखो ये कितना है 340, इसका मतलब 34 है, ये कितना है 17, 17 टू ज़ा कितना होता है 34, इसका मतलब 170 का डबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 170 को एज इट इज लिखेंगे, एज ये दोनों का पेयर बन सकता है, इंटू यहाँ पे क्या है 90। सो आपको फैक्टर्स निकालने तो आते ही हैं, हम यहाँ पे 90 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 2 45 जा, देन उसके बाद 3 1 जा, 3 5 जार 15 एंड ये हो जाएगा 3 5 जार 15 एंड देन उसके बाद ये हो जाएगा 5 1 जा 5। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 90 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हम लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और उसके बाद यहाँ पे क्या है 80 है। 80 के भी फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं, इस तरफ मैं निकाल लेती हूँ, देन उसके बाद इसको हम रब कर लेंगे 80 से। ये हो जाएगा 2 4 जार 8 0, 2 2 जार 4 और ये हो जाएगा 2 10 जार 20 और ये हो जाएगा 2 5 जार 10 और ये हो जाएगा 5 1 जार 5। देखो 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लास्ट में यहाँ पे क्या है 5 है। अब हम इसका पेयर बना लेते हैं, E इक्वल्स टू, देखते हैं यहाँ पे किस किस की जोड़ी बन रही है। देखो यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बिकॉज ये 2 के पेयर है, मल्टीप्लाई बाय ये 70 ये 70, 2 टाइम्स है तो इसे हम लिख सकते हैं 70 का स्क्वायर इंटू, मैं इसको अंडरलाइन करती जाती हूँ जो जो हो जा रहा है, देन उसके बाद ये 3 और ये 3 का पेयर है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, देन उसके बाद ये 5 और ये 5 का हम पेयर करते हैं तो इसे हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर
और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 का पेयर है और इस 2 का पेयर है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया है, सारे पेयरिंग कर लिए, बिकॉज स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये और ये मतलब जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे और इसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या क्या बाकी रहेगा यहाँ पे, 2 इंटू 170 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। सो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। फिलहाल ये 170 को एज इट इज लिख लेते हैं और ये छोटे नंबर्स जो हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जार कितना हो जाएगा 6, 6 5 जार 30, 32 जार 60, 62 जार कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 120 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये दोनों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 20,400। तो देखो therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये हम फाइंड कर रहे थे। तो देखो एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर, यहाँ पे हमें दिया हुआ था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना था, तो इस ट्रायंगल का एरिया तो हमने निकाल लिया हेरोन्स फॉर्मूला लगा के। नाउ जैसा हमने अभी किया था, सेमी पेरीमीटर लगाया, देन उसके बाद एरिया फाइंड किया, वैसे ही सेम ये वाला ट्रायंगल PSR इसका भी एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल PSR A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू एंड C इक्वल्स टू, देखो A हम क्या लेंगे, ये हम ले लेते हैं, A ले लेते हैं 240, B हो जाएगा 100 और C हो जाएगा यहाँ पे 260। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A इक्वल्स टू 240 मीटर, B इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100 मीटर और C इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 260 मीटर। देखो ABC हमें मिल गया है, अब इसका हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PSR E इक्वल्स टू S। ये क्या होता है, S होता है। E इक्वल्स टू S इक्वल्स टू मतलब सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इन ब्रैकेट A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। E इक्वल्स टू 1/2, A के प्लेस में हम लिखते हैं 240 प्लस B के प्लेस में हम लिखते हैं 100 प्लस C के प्लेस में हम लिखते हैं 260। 1/2 को एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ये तीनों नंबर्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 600। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 2 0 जा। इट मीन्स हमें सेमी पेरीमीटर S कितना मिल गया 300। हमने यहाँ पे सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लिया है। अब इसका एरिया भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा लिया है, A इक्वल्स टू, पहले सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, देन उसके बाद ये स्क्वायर रूट हम लगा लेंगे। देखो S हमें कितना मिला है 300, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 300 और ये हो जाएगा 300 माइनस A कितना है 240, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 240, देन उसके बाद S कितना है 300, ये हो जाएगा 300 माइनस B कितना है 100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100, देन अगेन S के प्लेस में हम लिखेंगे 300 माइनस C कितना है 260 इक्वल्स टू, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 300 को हम एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 300 में से 240 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 60 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 200 मल्टीप्लाई बाय हमें कितना मिलेगा 40। ये स्क्वायर रूट हम लगाते जाएंगे इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालना है। या तो आप चाहें तो पूरा 2 वाले जितने फैक्टर्स हैं वैसा आप निकाल सकते हो कंप्लीट, या फिर आपको ऐसे देख के समझ में आ रहा है ना कि ऐसा हम करें कि जिससे 2 का पेयर बन जाए, तो ऐसे कुछ नंबर्स को आप ले सकते हो। तो क्या हम 300 को ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 60, बिकॉज 65 जा कितना होता है 300। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये 60 और ये 60 का पेयर बन सकता है। देखो आप ऐसे भी लिखो, या फिर आप चाहो तो पूरा 2 वाला काफी लंबा सा जो फैक्टर्स होता है ना वैसा भी लिख सकते हो। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रही हूँ ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 300 था इसको हमने लिख लिया 5 इंटू 60, ये 60 को यहाँ पे लिख लिया, 200 को हमने डिवाइड किया 5 इंटू 40 में, बिकॉज 5 4 जा 20 होता है और ये 0 लिखा, और ये 40 को एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे हम पेयर कर रहे हैं, ये 5 और ये 5 का पेयर बनेगा
और ये 60 और ये 60 का पेयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर इंटू ये 40 और ये 40 का पेयर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर। देखो हमें पता है कि स्क्वायर रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा, बिकॉज स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये यहाँ पे 2 5 है, तो एक 5 को हम बाहर ला सकते हैं, यहाँ पे एक 60 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक 40 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 5 6 का कितना होता है 30, मतलब ये कितना हो जाएगा 300। नाउ 300 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 300 को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया, 40 0 ज़ा 0, 40 0 ज़ा 0, 40 3 ज़ा कितना होता है 120, तो ये हो जाएगा 120। तो हमें कितना मिल गया 12,000 स्क्वायर मीटर। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR। तो अब हमें दोनों ट्रायंगल्स के एरिया मिल गए हैं, अब दोनों को ऐड करके हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ द फील्ड ये हमें फाइंड करना है, जो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR इक्वल्स टू, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये हमने कितना फाइंड किया था 20,400 प्लस एरिया ऑफ PSR ये हमें कितना मिला था 12,000। तो ये हमने लिख लिया इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 32,400 स्क्वायर मीटर। बट ये जो वैल्यू हमें मिली है वो स्क्वायर मीटर में मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन हेक्टर। हमें क्या करना है, हेक्टर में फाइंड करना है। 1 हेक्टर किसके इक्वल होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर मीटर को हेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, 32,400 अपॉन इसे हम डिवाइड करेंगे 10,000 से, एंड इसका रीजन हम यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे दैट 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर। ये डिवाइड कर लेंगे तो देखो यहाँ पे ये 2 0 से ये 2 zeros यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड देखो यहाँ पे 100 है, ये 2 zeros को रिमूव करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, डेसिमल पॉइंट को 2 टाइम पहले हम शिफ्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3.24 हेक्टेयर्स। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द एरिया ऑफ द फील्ड इज 3.24 हेक्टेयर्स। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन अ लाइब्रेरी 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज ऑफ मराठी। देखो यहाँ पे हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं जिसमें 50% जो बुक है किसके, टोटल नंबर, मतलब जितनी भी टोटल बुक्स हैं उसमें से 50% क्या है, मराठी बुक्स हैं। द बुक्स ऑफ इंग्लिश आर 1/3 ऑफ मराठी बुक्स। तो देखो इंग्लिश की बुक कितनी है, जितनी मराठी की बुक्स है ना उसकी 1/3 है इंग्लिश की बुक। द बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स आर 25% ऑफ द इंग्लिश बुक्स। और देखो जितनी इंग्लिश की बुक है उसका 25% क्या है, उतनी मैथमेटिक्स बुक है। द रिमेनिंग 560 बुक्स आर ऑफ अदर सब्जेक्ट। और अदर सब्जेक्ट की कितनी बुक है, 560 अदर सब्जेक्ट की बुक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है वो हमें बताना है। देखो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमें बताना है, इसे हम कंसीडर करते हैं x। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है मराठी की बुक, सेकंड है इंग्लिश की बुक, थर्ड है यहाँ पे मैथमेटिक्स की बुक, और फोर्थ है यहाँ पे अदर सब्जेक्ट की बुक। का मतलब ये जो 4 टाइप्स की बुक हैं इनका जो टोटल नंबर है वो किसके इक्वल होगा, x के होगा। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मराठी की कितनी बुक्स है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, इन अ लाइब्रेरी 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज ऑफ मराठी। इसका मतलब टोटल नंबर क्या है, x है। इसका मतलब x का जो 50% है वो क्या है, मराठी बुक्स है। तो चलो जो जो सिचुएशन हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। अब हम स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने लिख लिया लेट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी बी x। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बुक्स को हमने कंसीडर किया है x।
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ मराठी बुक्स, ये कितनी है, टोटल नंबर की 50% है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स, एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स को हमने क्या कंसीडर किया है, x। इसका मतलब x का 50% क्या है, मराठी बुक्स है। इक्वल्स टू, देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, तो इसे हम लिख सकते हैं 50/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा x। यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ मराठी बुक्स ये हमें कितनी मिल गई, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही रहेगा। सो x/2 ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मराठी बुक्स। सेकेंड काइंड ऑफ बुक्स कौन सी है, इंग्लिश की है। इंग्लिश की बुक कितनी है, द बुक्स ऑफ इंग्लिश आर 1/3 ऑफ मराठी बुक्स। इसका मतलब मराठी की जितनी भी बुक्स हैं उनका 1/3 क्या है, इंग्लिश की बुक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मराठी बुक्स। इक्वल्स टू 1/3 मतलब 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। मराठी बुक्स कितनी है, देखो अभी जस्ट हमने यहाँ पे निकाला था ना नंबर ऑफ मराठी बुक्स, ये कितना था, x/2। तो मराठी बुक्स के प्लेस में हम लिख लेंगे x/2 इक्वल्स टू, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 6। सो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स कितनी हो गई, x/6। थर्ड टाइप की बुक है मैथमेटिक्स की। द बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स आर 25% ऑफ द इंग्लिश बुक। इसका मतलब इंग्लिश की जितनी भी बुक्स हैं उसका 25% क्या है, मैथमेटिक्स की बुक है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इज इक्वल्स टू 25% ऑफ इंग्लिश बुक। इक्वल्स टू 25% मतलब क्या हो जाएगा, 25/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। इंग्लिश बुक देखो कितनी है, x/6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x/6। देखो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, 25 1 ज़ा, ये हो जाएगा 25 4 ज़ा 100 इक्वल्स टू, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, अपॉन 6 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 24। सो हमें नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स कितनी मिल गई, x/24। नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट बुक्स ये कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 560। सो अब हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या है, मराठी, इंग्लिश, मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट। नंबर ऑफ मराठी बुक्स ये हमने कितना निकाला था, x/2 प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स ये हमने कितना निकाला था, x/6 प्लस नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स ये हमने कितना फाइंड किया था, x/24 प्लस अदर सब्जेक्ट की बुक ये कितनी थी, 560। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स, इसका मतलब x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो ये वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 24 है, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ये दोनों को भी हम 24 बना सकते हैं। तो ये हम कर लेते हैं x/2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या मल्टीप्लाई करें, देखो 2 है, अगर हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 2 ज़ा कितना होता है, 24। हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस ये कितना है, x/6 है, हमें क्या करना है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को 24 बनाना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सिमिलर होंगे तभी हम यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। 6 है, 6 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़ा कितना होगा, 24। तो यहाँ पे भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस x/24 को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस 560 इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 12 इंटू एक्स ये कितना हो जाएगा, 12x/12 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 24 प्लस ये हो जाएगा 4x/6 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 24 प्लस x/24 प्लस 560। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी डिनोमिनेटर हैं वो सिमिलर है, इसका मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4x प्लस x/24। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा 560 इक्वल्स टू, इसको एडिशन करेंगे, 12 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, 16, 16 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17x/24 प्लस 560।
सो ये यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू है। देखो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो हमें 24 को रिमूव करना है। 24 को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 और ये 24 आपस में कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ इससे हम 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो इस तरफ भी हमें क्या करना होगा, 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, कहीं भी एक जगह हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 17/24, और इस तरफ भी हमें क्या करना होगा, 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 560 इंटू 24, और यहाँ पे हम ये ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 24। देखो ये 24 और ये 24 आपस में कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 24x इक्वल्स टू 17x प्लस, ये दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 13,440। देयरफॉर x के टर्म्स को हम साथ में लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 24x, ये इधर लेफ्ट साइड में आएगा, साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 17x इक्वल्स टू 13,440। 24 में से 17 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7x, तो 7x इक्वल्स टू 13440। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 13440 अपॉन 7। ये आपको डिवाइड करना है, इधर भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे अलग से लिख के भी आप इसको 7 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 7 1 जार 7, 13 में से 7 को आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6। उसके बाद ये 4 को आप नीचे ले आएंगे, 7 9 जार कितना हो जाएगा, 63, माइनस करेंगे 1 मिलेगा, एक 4 को और नीचे ले आओ, 7 2 जार 14, ये हो गया 0, एक 0 बाकी है, यहाँ लिखेंगे 7 0 जार 0। इसका मतलब हमें x की वैल्यू मिल गई है 1920, और x को हमने क्या कंसीडर किया था, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 1920। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है डिवाइड द पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है बाय द बाइनोमियल, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करना है। राइट द कोशेंट एंड द रिमाइंडर, तो कोशेंट और रिमाइंडर हमें बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट 10.2 में, तो आप प्रैक्टिस सेट 10.2 का वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ट्राई करो कि वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, देन उसके बाद मेरे सोल्यूशन से आप मैच कर सकते हो। बाय द वे मैं आपको सॉल्व करके भी बताने वाली हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने ये पॉलिनोमियल को लिख लिया है और यहाँ पे ये बाइनोमियल को लिख लिया है। साइड में इसका एक्सप्लेनेशन भी हम करने वाले हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा एक्सप्लेनेशन का, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2x + 1 है, इसे हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें कितना मिल जाए, 6x³ ये मिल जाए। तो 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़र कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे क्या है, x है, तो हमें यहाँ पे x² लिखना होगा, बिकॉज x² और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6x³ मिलेगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट को हमें 3x² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका और इसका तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, बट प्लस करके ये 1 है, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 अगर मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब 3x² को हमें एज इट इज लिखना होगा, क्योंकि ये इसके साथ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पर्टिकुलर पार्ट को 3x² के साथ में, तो हमें कितना मिला, 3x³ + 3x²। और आपको ये रूल पता होगा कि साइन चेंज होता है, जैसे यहाँ पे ये प्लस साइन है तो ये माइनस साइन में चेंज होगा, और ये प्लस साइन है तो ये माइनस साइन में चेंज होगा। नाउ अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये देखो ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये पर्टिकुलर पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 11 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8x²
नाउ उसके बाद -10x है, तो ये -10x को हम नीचे ले आते हैं। अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट में। नाउ अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2x + 1 है, इसे हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना मिले, 8x² मिले। देखो 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जार कितना होता है 8। उसके बाद यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1x लिखेंगे बिकॉज x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस ये 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा +4x। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, +4x से, तो यहाँ पे हम क्वोशंट के प्लेस में लिख लेते हैं +4x, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो मिला है वो हम लिख लेते हैं 8x² + 4x। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये पर्टिकुलर पार्ट माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 में 4 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, 14x। बट यहाँ पे साइन हम बिगर नंबर का लगाएंगे तो हमें -14x मिलेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ -7 बाकी था, तो -7 को यहाँ पे हम नीचे ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, वापस से एक्सप्लेनेशन में आते हैं कि हम 2x + 1 जो है इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना मिल जाए, -14x ये हमें मिल जाए। देखो यहाँ पे क्या है, 14 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 2 7 जार कितना होता है, 14 होता है, बट माइनस साइन भी चाहिए, तो यहाँ पे हम माइनस साइन भी लगाएंगे। x है, यहाँ पे x है, इसका मतलब x² नहीं है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। इसका मतलब 2x को अगर हम मल्टीप्लाई करें -7 से तो हमें ये पर्टिकुलर पार्ट मिलेगा। देन उसके बाद ये 1 को भी हमें -7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो साइन यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -7। सो यहाँ पे हमने -7 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी हमें -7 लिखना होगा। एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें क्या मिला है वो हम लिख लेते हैं -14x - 7। नाउ देखो साइन यहाँ पे चेंज होगा, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये पर्टिकुलर पार्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 0, मतलब रिमाइंडर हमें कितना मिल गया, 0। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इसका क्वोशंट है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। देयरफॉर क्वोशंट इक्वल्स टू 3x² + 4x - 7, और रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो बच्चों इसके साथ ही हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था, और 8 से लेके 13 तक का मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना, इनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स के वीडियो है, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारे पूरे प्रैक्टिस सेट पूरी बुक मिल जाएगी। आई नो आप सबके एग्जाम आ रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से लिखना, पूरे फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करना, और मैथ्स आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ये बात हमेशा याद रखना। इवन आपका समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, सारे एग्जाम्स भी हो जाएंगे, तब भी आप इसको प्रैक्टिस करना, बिकॉज 8 और 9th का आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपको 10th बहुत इजी जाने वाला है। तो ये तो हो गई 8th स्टैंडर्ड की बात। 9th स्टैंडर्ड का भी मैंने सारे प्रैक्टिस सेट, 9th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मैंने पूरा पोर्शन कंप्लीट करके अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल में जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अलग से 9th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप समर वेकेशन में मैथ्स की प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतने एक्सपर्ट होगे। मतलब ये आप मान के चलो कि डेली आपको 3 to 5 सम सॉल्व करने ही करने हैं। अगर आप इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आओगे ना, आप खुद से डिफरेंस फील कर सकते हो कि आप धीरे धीरे आपका सॉल्विंग काफी ईजी हो गया है और आप काफी अच्छे हो गए हो मैथ्स में। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे 100% मार्क्स गेन कर सकते हो। बस आपको जरूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस करने की। सो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।